नमस्कार सभी साथियों को, जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें। एक अच्छा मैसेज हम सोसाइटी को देने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है, क्योंकि आजकल डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं कि तलाक के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और तलाक नहीं, यहाँ तक कि घटनाएं घट जाती हैं कि पति को मार तक दिया जाता है। और वो चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। इससे होता क्या है कि जो युवा हैं, जो शादी के काबिल हुए हैं, उनकी भी शादी के प्रति हेट्रेड बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, शादी करवाना नहीं चाहते। अगर कोई इंडिपेंडेंट है, यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर कोई रोजगार में है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में है जिसका अच्छा खासा काम है, उसे भी डर लग रहा है शादी करवाने से। इसी प्रकार से लड़कियां हैं, वो भी शादी नहीं करवाना चाहती, बट वो मजबूरी सी समझ के शादी कर लेती हैं, क्योंकि एक शादी समाज को चलाने के लिए ज़रूरी भी है। और डियर फ्रेंड्स, जीवन साथी चाहिए भी, क्योंकि हर किसी की अगर ये सोच हो जाए कि नहीं शादी नहीं कराएंगे, वैसे ही अपना जीवन बिता लेंगे। 35, 40, 45 साल तक आप अपना जीवन वैसे चला सकते हैं, बट आफ्टर दैट बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जिनकी शादी नहीं हुई उन लोगों से जाकर पूछिए उनका जीवन कैसा है। शादी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है डियर फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोग इस बात पर ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे कि शादी नरेंद्र मोदी जी ने शादी नहीं करवाई, योगी आदित्यनाथ जी ने शादी नहीं करवाई, मनोहर लाल खट्टर ने शादी नहीं करवाई, मायावती ने शादी नहीं करवाई, कुमारी शैलजा ने शादी नहीं करवाई। ऐसे अब आपको बहुत सारे पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे जिन्होंने शादी नहीं करवाई। बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने शादी नहीं करवाई, जिनको बचपन में ही किसी डेरे के अंदर चढ़ा दिया जाता है और वो डेरे की सेवा करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि लड़कियां भी कितनी रैपिड स्पीड से साधु बन रही है। मतलब गृहस्थी से उनका मन उठ चुका है और इस साइड आना स्टार्ट कर दिया है। बट जो आम इंसान है, अजीत जी जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो इंसान है, आम इंसान में डियर फ्रेंड्स वो सभी आ जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हो। वो अपने आप को अलग नहीं समझे। भाई हमें सैलरी मिलती है, हमारी लाइफ कट जाएगी। बिल्कुल कट जाएगी, लाइफ तो कट जाएगी, बट लाइफ आगे चलकर कैसी कटेगी वो विषय ये है। जवानी में तो कुछ पता नहीं लगता, लेकिन जब जवानी से ढलने लगता है और जब आदमी इतनी, वो एक सॉन्ग सुना होगा आपने, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं, फिर वो अकेला पड़ जाता है। जो यार दोस्त होते हैं डियर फ्रेंड्स, यार दोस्तों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। दैट्स बिटर ट्रूथ कि यार दोस्त हैं, मतलब पूरा दिन आप यार दोस्तों के साथ घूम फिर लोगे, फिर कहाँ जाओगे? आप यार दोस्तों के घर नहीं जा सकते, घर नहीं ठहर सकते, कितने दिन ऐसी जिंदगी कटेगी? तो शादी एक बहुत अहम हिस्सा है जिंदगी का, करवानी चाहिए। बट आजकल
क्या है कि डियर फ्रेंड्स, जो रिश्ते बनते हैं उसमें झूठ बहुत ज़्यादा बोली जा रही है। मैं इसमें ये नहीं कि सिर्फ लड़के वाले झूठ बोलते हैं, लड़की वाले भी झूठ बोलते हैं। दोनों तरफ से झूठ बोली जाती है, और वो झूठ पर टिका हुआ जो रिश्ता है, जो बना हुआ रिश्ता है, वो लंबा नहीं चलता। पहले चल जाते थे। पहले तो जो लड़कियां हैं वो भी कंप्रोमाइज़ कर लेती थी, भाई ठीक है माँ बाप ने कर दिया। अब लड़के वालों के साथ पहले बहुत धोखा होता था। पहले ऐसे ऐसे काम होते थे कि कोई दूसरी लड़की दिखाकर और दिखाई को कोई जाती थी और शादी किसी के साथ हो जाती थी। ऐसा होता था पहले, एक्सेप्ट कर लिए जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो बहुत एडवांस ज़माना हो चुका है। आजकल फ़ोटो वगैरह उतारे जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आजकल जो झूठ बोली जाती है वो झूठ बोली जाती है सबसे पहले अर्निंग में, कमाई में। अगर कोई लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसे 15,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो अपनी सैलरी 25,000 बताता है। दैट्स बिटर ट्रूथ, कड़वी सच्चाई है। अगर सुन सकते हैं तो आप सुन लें, न सुनना चाहें तो न सुने, बट ऐसा होता है। अपनी पैदावार ज़्यादा बताना। अगर कोई कर्ज घर पहले ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ, कर्ज है जिस घर पर, वो अपना कर्ज नहीं बताता, क्योंकि फिर रिश्ता नहीं होगा। हो ही नहीं सकता रिश्ता। अगर प्योर कंप्लीटली सच्चाई बता दें तो रिश्ते नहीं होंगे। बट इससे अच्छा यही है रिश्ता न हो, क्योंकि अगर झूठ बोल के आपने वो नींव रख ली, सैलरी डबल बता दी, कई बार प्रॉपर्टी के मामले में भी झूठ बोल दी जाती है। मान लिया कि किसी के पास ज़मीन जायदाद है, खेती बाड़ी का काम। भाई आज हर इंसान समझदार हो चुका है। मान लिया कि विक्की नैना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती समय निकाल कर आए। आज बहुत कुछ बदल चुका है। भाई मान लिया कह देंगे लड़के के तो 4 किले ज़मीन आती है, अकेला है लड़का, और उस लड़के के मान लिया 5 सिस्टर हैं, तो वहाँ आप 4 किले नहीं मान सकते कि लड़के को 4 किले आते हैं। इतना बेवकूफ़ आज की डेट में कोई नहीं है। उन्हें पता है कि लड़कियों का हक है। ये आगे चलकर ये ज़मीन 5 हिस्सों में डिवाइड होगी। कोई गारंटी नहीं है कि ये जो युवा जो लड़कियां हैं ये आपको अपनी ज़मीन देंगी। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनका हक है। वो देंगी तो देंगी, नहीं देंगी तो नहीं देंगी। हो सकता है वो देना चाहती हो बट उसका पति मना कर दे, हो सकता है उसके बच्चे मना कर दे। वो चाहती हो कि मेरी प्रॉपर्टी मैं मेरे भाई के नाम करूंगी, बट हो सकता है कि उसे कंपेल कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए, वो न दे। और ये भी क्या ज़रूरी है कि वो खुद ये मानेगी कि मैं मेरी प्रॉपर्टी भाई को दूंगी। नहीं देती। लड़कियां अपना हिस्सा है, वो अपना हिस्सा अपने हक में ही रखती है। तो एग्जैक्ट जो पोजीशन है, रिश्ता जब करें तो एग्जैक्ट जो पोजीशन है उसके सामने एग्जैक्ट ही रखिए। भाई ये बात है, हम इतने बहन भाई हैं, हमारे पास ज़मीन जायदाद है, तो वो बताएं। कोई एक्स्ट्रा
कोई आपके पास प्लाट है और प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, आप बिल्कुल प्योरली तरीके से बताएं भाई हमारे पास ये है। अगर आपको पसंद है तो यस, अगर पसंद नहीं है तो नो। झूठ पर रिश्ता नहीं चलता, पहले चलते थे, पहले भी झूठ बोली जाती थी शादियों में। ऐसा नहीं कि ये कोई नया ट्रेंड आया है, झूठ पहले भी बोली जाती थी। बल्कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पहले तो लड़कियां ही एक्सचेंज कर दी जाती थी, लड़की कोई और दिखा देते थे और किसी और की शादी कर देते थे। ऐसा भी पहले होता था, मैंने भी ऐसे केसेस देखे हैं बुजुर्गों में। मैंने उनसे पर्सनल बातचीत करके भी पूछा भी, उन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, हो जाता था पहले। लेकिन आज जो झूठ के ऊपर रिश्ते हम स्थापित कर रहे हैं वो नहीं चलने वाले। और लड़की वाले भी झूठ बोलते हैं, चाहे प्रॉपर्टी के मामले में, या लड़की का जो मतलब लड़की क्या जानती है क्या नहीं जानती उसके बारे में भी झूठ बोली जाती है। लड़की का स्वभाव कोई नहीं बताता, लड़की का स्वभाव कैसा है, लड़की सुबह कितने बजे उठती कोई नहीं बताता, लड़की घर का काम जानती है या नहीं जानती कोई नहीं बताता, लड़की खेत का काम करने के एबल है या एबल नहीं बताती। वहाँ मतलब मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से झूठ बोली जाती है, दोनों तरफ से झूठ बोली जाती है। और वो जब दोनों तरफ से झूठ बोली जाती है तो अब बाद में तो मियाँ बीवी ने रहना है। ये अच्छी बात है कि अगर दोनों तरफ से झूठ बोली गई है और दोनों तरफ से पता लग जाए, लड़की ने पता लग जाए कि लड़के के बारे में झूठ बोली गई है और लड़के को पता चल जाए, तो कम से कम उनका क्रॉस तो हो जाएगा। अगर लड़की ये कहेगी आपको आपके बारे में बताया कुछ था और आप निकले क्या, तो वो भी कह सकता है कि आपके बारे में भी यही बताया है बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, अब शादी हो गई और जैसे तैसे मिलजुल कर हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन लड़की के जो झूठ के बारे में जो झूठ बोली जाती हैं वो अक्सर सामने नहीं आती। क्यों? क्योंकि घर लड़की ने छोड़ना है और लड़के के घर जाना है। अब लड़का तो पहले भी वही था, शादी के बाद भी वही है, बट लड़की की का जो रिप्लेसमेंट हुआ उसका ठिकाना बदला है। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन वही करेगी, भाई आपको ये बताया था, आपकी सैलरी इतनी बताई गई थी बट ये चीज़ें हैं नहीं। आज से नियर अबाउट 20-25 साल पहले एक ट्रेंड चला था, विशेष तौर पर हरियाणा में, कि जिन लड़कों के ने शादी करवानी होती थी वो यहाँ गुड़गांव चले जाते थे और कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते थे। और जो ही कंपनी ज्वाइन होती, इतना मतलब एडवांस था नहीं, लड़का क्या करता, भाई गुड़गांव जॉब कर रहा है, गुड़गांव नौकरी कर रहा है, सैलरी उसकी थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती थी और वो शादी हो जाती थी। उसके जस्ट शादी होने के जस्ट यानी कि अब लड़का फंस गया क्योंकि लड़के ने सैलरी ज़्यादा बता रखी है, अब वो लड़की को साथ नहीं लेके जा सकता। अब लड़की को साथ बिल्कुल नहीं लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि पहले शादी से पहले तो वो 3-4 रूममेट होते थे, उनका किराया बट जाता था, डिवाइड हो जाता था। अब उसे अगर अपनी पत्नी को लेकर जाएगा तो उसे स्पेशल अलग से अपना घर लेना पड़ेगा, और अलग से घर लेना पड़ेगा तो डियर फ्रेंड्स इतनी महंगाई, किराए पर लेगा, फिर अलग से रसोई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले वो 3-4
मिलजुल कर खाना बनाते थे, उनका खर्चा नाम मात्र था, न के बराबर था, बट अब वो फंस गया कि जितनी सैलरी आप ले रहे हैं उतनी सैलरी में आप गुरुग्राम जैसे महंगे शहर में अपने परिवार को नहीं रख सकते। फिर वो नौकरी छोड़ देता। लड़कियां फिर भी एडजस्ट कर लेती थी, क्योंकि 20-25 साल पहले भी बहुत कुछ ठीक ठाक था। लेकिन आज डियर फ्रेंड्स, आज तो बिल्कुल हाईटेक ज़माना है, हाईटेक, और दिन प्रतिदिन हाईटेक होता जा रहा है। लड़कों को डर लग रहा शादी करवाते वक्त कि कहीं यार ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। हर मतलब लड़की है, लड़का है, सभी को डर लग रहा है शादी से, और शादी करवानी जरूरी भी। बहुत सारे लोग कह देते हैं भाई उसने शादी नहीं करवाई, उस बाबा ने शादी नहीं करवाई, उसने पॉलिटिशियन ने शादी नहीं करवाई। भैया उनके लेवल पे हो क्या आप पहले ये सोचो। मान लिया कोई अध्यात्म में चला गया, कोई महाराज बन गया, डेरा चला रहे हैं, उनकी कट जाएगी, क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए जब बुजुर्ग हो जाएंगे, उनसे बातचीत करने के लिए सब कुछ व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। उनके तो जो बेटा बेटी हैं वो उनकी जो संगत है वो है, बट जो आम जो आदमी जो गलियों में घूम रहा है वो 40 जोर लगाकर 45 वर्ष तक धक्का लगा लेगा, उसके बाद उसे कोई घर में नहीं बैठने देगा, किसी के घर नहीं जा सकता, वो अकेला पड़ जाएगा। और जो ही अकेला पड़ेगा वो नशे की लत में जाएगा, फिर वो शराब के ठेकों के आगे उसका ठिकाना रहता है, और ऐसे ही शराब पीता पीता अपनी ज़िंदगी को तबाह करके वो मर जाता। बहुत सारे तो केसेस में ऐसा ही होता, कोई खेत में मर गया, कोई ठेके आगे मर गया, कोई नहर में डूब के मर गया, ऐसा ही होता है ऐसे केसेस में। तो मेरा सभी युवाओं को एक संदेश है आज की इस लाइव के माध्यम से, कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये ज़माना उतना खराब भी नहीं है जितना हमें लग रहा है। सभी की शादियां नहीं टूट रही, सभी के तलाक नहीं हो रहे। बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे जो जोड़े हैं, पति पत्नी हैं, वे अपने आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। Focus on them who are living their lives comfortably. उनकी ओर ध्यान दे जो अपने जीवन को बिल्कुल आरामदायक जी रहे हैं। अगर आपके दिमाग में 2400 घंटे नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लड़की सोच रही पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, हमारी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, जगह जगह तलाक हो रही हैं, जगह जगह दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह मार दी जाती हैं लड़कियां। अगर उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, 2400 घंटे ऐसे थॉट्स लिए घूम रही है, ऐसे वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ रही हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा ही होना है। डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो ये यूनिवर्स है इसे अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए कोई कर्म अच्छा नहीं है, कोई कर्म बुरा नहीं है। आप शराब पी रहे हैं उसके लिए वो भी अच्छा है, आप दूध पी रहे हैं वो भी अच्छा है, उसने कोई लेना देना नहीं है। जो हम संतान है, इस ब्रह्म की संतान है, ब्रह्म की संतान हम हैं, तो वो हमारे पिता हैं, वो उसने हमें भेजा है। ये जो सूक्ष्म शरीर है डियर फ्रेंड्स, सूक्ष्म शरीर मीन्स जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर से निकलने के बाद तो ये कुछ है ही नहीं, फिर तो दैट्स ओनली पार्ट ऑफ अर्थ,
फिर तो इधर पृथ्वी का हिस्सा है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, बस बात खत्म। बट जब तक इसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा है, तब तक ये चलता रहेगा। और ये आत्मा जहाँ से डिपार्ट हुई है, जहाँ से आई है, वो यहाँ आने के बाद पृथ्वी के ऊपर आ गई। उसमें डियर फ्रेंड्स, मैं हर योनि की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो अबाउट ऑल द क्रीचर्स। जितने भी प्राणी हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ मैं। सपोज करें कि एक हम कुत्ते को लेते हैं, कुत्ते को ले, बिल्ली को ले, किसी को भी ले। एक कुत्ता तो गाड़ियों में घूम रहा है, वो भी तो एक कुत्ते की योनि में है, उसको भी कुत्ता ही बोलेंगे। और एक कुत्ता गलियों में लोगों के लठ खाता फिर रहा है। ये अपने अपने, उनके भी अपने अपने कर्म हैं कि उन्हें ये योनि मिली, ये योनि मिली, कौन सा माहौल मिला, कौन सी गली मिली, कैसे लोग हैं उस गली में। टोटल हमारी गलियों में जो कुत्ते घूम रहे, दे आर कनेक्टेड टू अस। इनका हमसे लगाव है, जुड़ाव है, ऐसे नहीं आता कोई भी। हमारी लाइफ में कोई भी आता है, चाहे उसमें हमारी संतान है, हमारे घर कोई पशु आता है, हमारी गली में कुछ भी आता है, यानी जितनी भी हम जीव से कनेक्ट होते हैं, उसके साथ हमारा डीपली रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। कई बार डियर फ्रेंड्स आपने देखे होंगे ऐसे एक्सीडेंट कि एक कुत्ता है, वो सीधा जा रहा है सड़क, सड़क के किनारे सीधा चल रहा है, और कोई मुसाफिर मोटरसाइकिल लिए जा रहा है। अचानक से वो कुत्ता उसके आगे आएगा और उसकी डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की। उस कुत्ते के दिमाग में ये क्यों आया कि आप सीधे जा रहे थे, आपके ऊपर आपकी जान क्यों ले ली, क्या दुश्मनी थी उसमें, क्या दुश्मनी हो सकती है आपकी, उसके साथ गहरी दुश्मनी रही है, इसीलिए वो आपकी जान का दुश्मन बन गया और आपकी जान ले ली। किसी को सर्प काट जाता है, मर जाता है। अब सभी को तो नहीं काटते सर्प, सभी को तो सर्प नहीं काटते भी। इतनी दुनिया है और इस दुनिया में इतने सांप हैं, क्या वो डसते फिर रहे हैं लोगों को? नहीं डसते। लेकिन किसी कुछ कहते हैं कि सांप को छेड़ने पर ही काटते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे आदमी सोए पड़े होते हैं और चारपाई पर सोए हुए व्यक्तियों को भी सर्प को काटते डियर फ्रेंड्स मैंने देखा है। ये केसेस मैंने देखे हैं कि आदमी चारपाई पर लोटा हुआ, सर्प चढ़ेगा और उसको डस लेता है और मर जाता है। कहते हैं ना कि सांप तो छेड़ते हैं तो काटता नहीं, अदरवाइज नहीं काटता। नहीं, जिसकी दुश्मनी होगी उसे तो छोड़ेगा नहीं, और किसी को कुछ कहते नहीं। बल्कि आदमी से सभी जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, आदमी से सभी डरते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आदमी से नहीं डरता हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब उनका जब झुंड हो, उनकी जब ताकत हो और आदमी चला जाए तो आदमी को छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अब हिंदुत्व के ऊपर आता हूँ, मुझे याद आ गई एक बात बीच में। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि जो महिलाएं होती हैं ये जब मासिक धर्म में होती हैं तो इन्हें पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। कहते हैं कि
मासिक धर्म में आपकी पूजा पाठ ठीक नहीं है। तो मैंने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया कि क्यों इसमें मतलब इसका मासिक धर्म का और पूजा न करने का क्या कनेक्शन हो सकता है, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। ये तो प्राकृतिक देन है, मासिक धर्म प्राकृतिक देन है, तो इसमें पूजा न करने का प्रावधान क्यों आया हमारे धर्म के अंदर। तो कुल मिला के इसका जो कारण था वो कारण ये था कि पहले जैसे जो मंदिर होते थे वो गांव से थोड़े दूर होते थे और जंगल ज़्यादा होते थे पहले। इस बात को सभी एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। जंगल ज़्यादा होते थे और गांव से दूर मंदिर होता था। और जब औरतें मंदिर में जाती तो मान लिया कोई औरत है वो जा रही है, जंगल के रास्ते होते थे, तो जंगल होगा तो जंगली जानवर भी होंगे, तो इसमें एक वोल्फ जो होता है भेड़िए की एक्विटी पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो 14 किलोमीटर तक बल्ड को सूंघ लेता है। 14 किलोमीटर तक उसकी कैपेसिटी है कि सूंघ लेगा, उसे पता लग जाएगा कि वहां पर बल्ड है, खून है वहां पर। तो जिस महिला को मासिक धर्म होता था उसमें तो ब्लीडिंग होती है। अब भेड़िए ने उसको सूंघना और सूंघते ही औरत के ऊपर अटैक करना और औरत को मार देना और उसका मांस खाना। जब ये घटनाएं ज्यादा घटनी स्टार्ट हुई, अब इस चीज के ऊपर रिसर्च किया ऋषि मुनियों ने कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। ये औरतों के ऊपर अटैक भेड़िए करती हैं और सभी औरतों पर भेड़िए अटैक नहीं करते। तो ये पाया कि जितनी भी महिलाएं भेड़ियों के द्वारा मारी जा रही थी वो सारी की सारी मासिक धर्म में थी। तो उन्होंने एक प्रावधान यही किया, क्योंकि किसी भी चीज को रोकने के लिए उस चीज को धर्म से जोड़ना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के अंदर अगर कोई महिला पूजा पाठ करेगी तो ये अशुभ है, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसलिए महिलाओं ने अपने मासिक धर्म में पूजा से दूर रहना चाहिए। उन्होंने इसलिए किया था ये ताकि इनका बचाव हो जाए। अब तो घर घर में मंदिर हैं जिन्होंने पूजा पाठ करनी है, अब सब कुछ पैटर्न चेंज हो गई, लेकिन आज तक वो परंपरा चली आ रही है। वो परंपरा, क्योंकि कोई भी जो परंपरा होती है एक बार बन जाती है ना तो वो परंपरा फिर चलती ही रहती है। अब हम पुनः इस बात पर आते हैं डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, यानी कि जैसे हिंदू धर्म में यहाँ पे चोटी छोड़ी जाती थी, यहीं पर हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करता है। सब कुछ यही है। अगर यहाँ पे कोई लठ मार दे तो आदमी की जान बहुत, सब यहाँ लठ लगने से व्यक्ति की डेथ बहुत जल्द होती, क्योंकि है ही सब कुछ है ही यहाँ पर। तो ये आप ये माने कि ये जो मांगेराम रूपाणा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद मांगेराम जी।
काफ़ी दिनों के बाद आप फेसबुक पर दिखाई दिए हैं। तो ये आप इसे मैसेंजर कह सकते हैं आज की भाषा में। मैसेंजर जैसे हम फेसबुक पे इस्तेमाल करते हैं और दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैसेंजर का काम करता है। ये यूनिवर्स में चारों तरफ हमारे जो वाइब्रेशंस है, हमारे विचारों की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में फेंकता है, और यहाँ से वो डायरेक्ट मैसेज, जो मान लिया आप जो भी सोच रहे हैं, आप ये मत सोचो कि जो आप सोच रहे हैं वही सिर्फ मैं सोच रहा हूँ। आप जो सोच रहे हैं ऐसी ही सोच के करोड़ों लोग हैं। आप अकेले नहीं हो। आप अकेले होते तो आप साइंटिस्ट होते, कि अगर आप कुछ अलग सोच रहे हैं तो आप साधारण व्यक्ति नहीं होते, आप साइंटिस्ट होते, आप कोई खोज करते। लेकिन आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, तो इट मीन्स कि जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ कोई दूसरा भी सोच रहा है। तो उधर से उसकी वाइब्रेशन ऐसी चल रही है, इधर से आपकी वाइब्रेशन ऐसी चल रही है, तो द सेम वाइब्रेशन विल मीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्वभाव से खराब इंसान हैं तो आपके दोस्त भी डेफिनेटली खराब स्वभाव के ही होंगे, क्योंकि अच्छे स्वभाव का आपका दोस्त बन ही नहीं सकता, वो आपकी तरफ खींच ही नहीं सकता, खिंचाव हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स कि इट इज इन अवर हैंड, ये हमारे हाथ में है सोचना। बट मैं ये भी कह सकता हूं कि ये हमारे हाथ में भी नहीं, क्योंकि हम भी वही सोचेंगे जो यूनिवर्स चाहेगा। जिस काम के लिए आपको यूनिवर्स ने भेजा है, वही थॉट, वही विचार आपके दिमाग में ठहरेगा। अगर आप ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक अगर आपका दिमाग है, तो पर डे 70,000 थॉट्स कम इनटू योर ब्रेन। 70,000 विचार एक दिन में आप दिमाग में आते हैं, लेकिन काम तो नहीं होता, ना ही 70,000 विचारों पर काम हो सकता। एक पल में हमने सोच लिया यार चलो उधर खेत में घूम के आते हैं, उसी पल दूसरा विचार आ जाए, छोड़े ना यार उधर उधर चलते हैं, फिर किसी का कॉल आ गया। विचार मतलब बड़े जल्दी 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 विचार चेंज होते रहते हैं, और लगभग 70,000 विचार एक दिन में राउंड कर जाते हैं हमारे ब्रेन में। बट जो विचार ठहर जाएगा, जो विचार ठहर जाएगा उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर एक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि जब तक आप वो काम नहीं करोगे आपको चैन नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी से ये सोच लिया कि मैंने तो आज उससे मिलना है, और अगर आपके दिमाग में ये विचार रुक गया, अगर हटना हुआ तो तुरंत हट जाएगा, दूसरा काम याद आ जाएगा, नहीं यार वहाँ तो नहीं, ये काम जरूरी है, ऑटोमेटिक हटा देगा दूसरा विचार। क्योंकि यूनिवर्स उसी थॉट को आपके दिमाग में रखेगा जो यूनिवर्स ने आपसे करवाना है। तो जो थॉट हमारे दिमाग में रुकेगा, इंसान ने वही काम करना है। और विचारों को रोकना, सपोज करें कि विचार, व्यक्ति के विचार संगत पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी संगत कैसी है। बट वो संगत आपको आपके कर्मों के अनुसार मिलेगी। अगर आपके पिछले बुरे कर्म हैं तो इस जन्म में आपको मालिक अच्छा सोचने ही नहीं देगा। कोई विचार गलती से आ भी गया तो एकदम से साइड कर देगा, छोड़ इसे छोड़, क्योंकि
आपके जो डीड्स हैं, जो आपने पहले किए हैं, वो पीछा नहीं छोड़ते हमारे। बहुत सारे लोग कह देते हैं नहीं भाई अगला जन्म किसने देखा है, पिछला जन्म किसने देखा है, एंजॉय करो। भैया ये जो भागवत गीता लिख रखी है वो कोई आम इंसान तो थे नहीं जिन्होंने भागवत गीता का उपदेश दिया। वो खुद भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोली हुई है। और वो जो कहकर गए हैं, जो कि बिल्कुल सार्थक है, जिसमें जीवन का पूरा सार है, इस चीज को अंग्रेजों तक ने एक्सेप्ट किया कि पुनर्जन्म होता है। वीर सावरकर को 2 जन्मों की सजा सुनाई थी। आप उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवा के देख लेना, उनके जजमेंट को, 2 जन्मों की सजा। तो इसका मतलब वो भी मानते थे कि है रीबर्थ है, पुनर्जन्म है। आज आप देख रहे होंगे कि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 5-6 साल के, 7 साल के बच्चे बहुत ज़बरदस्त हारमोनियम बजाते हैं, बहुत ज़बरदस्त गाते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे भागवत कथा करते हैं और 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग उन्हें सुनते हैं। भाई वो जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ उम्र में बच्चा है, इस शरीर की उम्र है उसकी ये कि कोई 8 साल का है, कोई 5 का है, लेकिन उसकी आत्मा की उम्र ये नहीं है। उसकी जो विजडम है, उसकी जो विजडम है, जो बुद्धिमता है, उसकी उम्र नहीं है ये। हमारे जो मतलब जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, ये अपनी यादाश्तें साथ लेकर चलती है। जो कर्म कर रखे हैं वो साथ ही प्रकट होते हैं अगले जन्म में, नेक्स्ट जन्म में। बट ये बुला दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर सृष्टि चलेगी नहीं। सभी को अगर सब कुछ याद हो तो चलेगा ही नहीं। पहले भी दुश्मन था, आप मान लिया कि सपोज करें आपको कोई जो पत्नी है, हो सकता है वो पिछले जन्म में आपकी बेटी रही हो सकता है वो आपकी शिष्या रही हो सकता है वो आपकी दुश्मन रही हो सकता है आपने उसका कुछ बुरा किया हो, अब बदला लेने के लिए अब वो आपकी पत्नी के रूप में मिल गई। कुछ भी हो सकता है, बट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। बट ये जरूरी नहीं कि सपोज करें हमारा ये जन्म है, भाई इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट बर्थ होगा, भी सारा भुगतान नेक्स्ट जन्म में ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ जाए, चलेगा सारा हिसाब किताब बराबर। हमारा मतलब एक एक पैसे का हिसाब, एक एक कर्म का हिसाब जब चुकता होता है ना, तब जाकर आत्मा कहीं मुक्ति पाती है। नहीं तो आप कितना ही राम नाम जप कर लो, कुछ कर लो, कुछ भी करो आप, जब तक बराबर नहीं होगा हिसाब, तब तक वो चीज मुक्त नहीं होती। तो नंबर 1 बात भी, जितने भी युवा साथी सुन रहे हैं जो शादी से डर रहे हैं, वो मत डरो। ये सोशल मीडिया पर जितना बवाल मचा रखा है, एक बात बताइए, मान लिया कि
मैं हरियाणा प्रांत से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा प्रांत की 3.25 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। तो 3.25 करोड़ की जनसंख्या में अगर एक महीने में कोई 10 कांड हो गए तो पूरी दुनिया खराब है, पूरा हरियाणा खराब है। अगर हमारे देश में, पूरे देश में एक साल में 5,000 ऐसे कांड हो गए, जो कि बहुत संगीन अपराध है, जिनकी मतलब मैं ये कहूँगा कि जिनकी सजाए मौत हो, ऐसे कांड हो गए 5,000, तो 145 करोड़ की जनसंख्या भाई। ये थोड़ा है कि अब हमारे पास मान लिया कोई भी व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, किसी भी प्रकार का व्हीकल है, क्या आप उसे चलाते नहीं हैं? चलाते हैं। क्या आपको ये नहीं पता भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं? मान लिया आपने यहाँ से भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचना है, एक्सीडेंट कौन सा साधन नहीं होता? बाई बस जाओगे, बस भी एक्सीडेंट हो जाती है, बस भी पलट जाती हैं। बाई एयर जाओगे, हवाई जहाज में जाओगे, हवाई जहाज में भी लोगों की डेथ होती है, वो भी क्रैश हो जाते हैं। मोटरसाइकिल गाड़ी में जाओगे, उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आप ये सोच के बैठ जाओगे क्या, नहीं भाई कदे एक्सीडेंट होगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो यही बात मैं इसी एग्जाम्पल से, जो युवा हैं जो शादी से घबराए हुए हैं, जो कहते हैं कि नहीं शादी बड़ी ख़राब चीज़ है, शादी नहीं करवानी चाहिए, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो जो आप मोटरसाइकिल या गाड़ी लिए घूम रहे हो, उसे भी खड़ी कर दो, छोड़ दो उसे भी, क्योंकि एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। पर डे 7.5 लाख लोगों की एक्सीडेंट में डेथ हो रही है भारत में। कितने लोग अपने साधनों को घर पर खड़ा करते हुए नहीं, हम नहीं चलाएंगे। भैया 7.5 लाख एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं, तो ये देखो ना कि व्हीकल कितने हैं, व्हीकल कितने करोड़ हैं। उनमें से अगर 7.5 लाख लोगों की डेथ बाई एक्सीडेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधनों में बैठना छोड़ देंगे, बैठना पड़ेगा, जिंदगी चलानी है। तो वैसे तो फिर छत भी गिर जाती हैं, छत के नीचे भी मत बैठो, पंखे भी गिर जाते हैं, करंट लगने से भी डेथ होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, फ्रीज के चिप जाते हैं व्यक्ति और डेथ हो जाती है। फ्रीजों को अब गली में फेंकोगे कि नहीं भाई फ्रीज तो खराब है, फ्रीज तो आदमियों को मारता है। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डर रहे हैं वो डरो मत। सारी दुनिया खराब। अरे दुनिया से आपने क्या लेना है? आपने एक जीवन साथी चाहिए, उसके लिए अच्छे की कामना करो बस। अब दुनिया खराब है, दुनिया कोर्टों में धक्के खा रही है, वो क्यों सोचते हो? अगर आप सोचते हैं तो वही चीज़ आपके साथ डेफिनेटली घटित होना शुरू हो जाएगी। आप सोचो ही मत। यूँ तो बहुत सारे कर्मचारी जेल में बैठे हैं, बहुत सारे बाबा जेल में बैठे हैं, बहुत सारे राजनीतिज्ञ मुख्यमंत्री जेल काटी है। तो इसका मतलब सब कुछ खराब है? सब कुछ खराब नहीं। हमने ठीक क्या है उसके ऊपर फोकस करना, अपने फोकस को चेंज करना है, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए।
एक दिन वीडियो सुन ली तो थोड़ी सी देर उस वीडियो का असर रहता है, चाहे किसी की भी वीडियो सुने आप, थोड़ी सी देर असर रहेगा, बाद में वैसे की वैसे, क्योंकि बाद में फिर वही चीज़ें आनी। ऐसी जो खबरें आती हैं, ऐसी खबरें सुनना बंद करें। लेकिन लोग बड़े इंटरेस्टेड होकर वही वीडियो सुनते हैं, उन्हीं वीडियो पर कमेंट्स करते हैं, उन्हीं को शेयर करते हैं। जो वीडियो समाज में एक भय पैदा कर रही है, समाज को जो गंदा मैसेज दे रही है, उन वीडियो को लोग बड़ा फॉरवर्ड करते हैं। अच्छी वीडियोस को कोई लाइक तक नहीं करता, फॉरवर्ड तो दूर है कि वो शेयर कर देंगे, नहीं, लाइक भी नहीं करते। एंड दैट्स द रीजन, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, डेफिनेटली आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मुझे व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप के जो भावना जो होती है, फीलिंग्स जो होती है, जब तक आपकी फीलिंग्स जागृत नहीं होती, आपके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होना। कितने भी सत्संग सुन लो आप, अगर आपकी भावना जागृत नहीं हुई, अगर भावना जागृत हो जाती है तो आप अच्छी चीज को पसंद करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप उस विचार से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। एंड इफ यू आर लिसनिंग, ओनली लिसनिंग और स्किप द वीडियो, आपकी भावना नहीं जुड़ी हुई, वहां पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, 1% भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स को मैसेज ही नहीं भेज रहे। अब आप सोचोगे कि फेसबुक पर लाइक करने का और यूनिवर्स का क्या मकसद है? मकसद और किसका है? मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं बैठे हैं, आप तक जो आवाज़ जा रही है, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, चाहे आप किसी भी विदेश में बैठे वहां तक आवाज़ जा रही है, यानी कि वाइब्रेशंस काम कर रही है। तो ये कौन कर रहा है ये काम? दैट्स द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड ही कर रहा। यहीं पे सारी वाइब्रेशंस है, जो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाइब्रेशन अब पूरे यूनिवर्स में फैल चुकी है। लेकिन ये जाएगी किसके पास? मेरी वीडियो, मान लिया मैं डेली लाइव आता हूँ, मेरी वीडियो किस व्यक्ति के पास पहुंचेगी? जो ठीक मेरी ही वाइब्रेशन में बैठा होगा, उसके सामने जाएगी। अगर गलती से कहीं और चली गई तो वो व्यक्ति नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा, सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कोई और विचार फेंक रहा है। उस व्यक्ति ने मास्टर सुखविंदर खोखा क्या कह रहा है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं। मेरे सामने जो वीडियोस आती हैं वो सिर्फ वही वीडियोस आती हैं जो मेरे काम की होती है। क्योंकि अब तो फेसबुक का और यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना एडवांस कर दिया गया है कि आप जैसी चीज़ यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखेंगे, आपके सामने वही चीज़ ऑटोमेटिकली परोस देता है एल्गोरिथम। तो ये यूनिवर्स का भी तो एल्गोरिथम है। आपके अगर गंदे विचार दिमाग में चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आप किसी अच्छे दोस्त को ढूंढ लेंगे, आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा? ये हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वहां तक जाएगी ही नहीं कि कोई आएगा रिश्ता लेकर आपको।
और आपके माथे के ऊपर चावल रखेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आज का जो मैसेज है डियर फ्रेंड्स यही है कि एक तो ये जो झूठ बोलकर रिश्ते स्थापित करते हैं लोग, भाई सारी उम्र अगर दुख पाना है तो झूठ बोलकर रिश्ता करें, अन्यथा झूठ न बोले। कम से कम लड़के वाले तो न बोले, लड़की वालों ने जो बोलनी है वो बोलनी है। दूसरी बात, शादी के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर न करें, इतना खर्च न करें कि उसने इतना कर दिया मैं उससे ज़्यादा करूँगा। नो, आप उससे ज़्यादा कमाते हो क्या? अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो करो, अच्छी बात है, कंपटीशन भी। लेकिन बेफिजूल में वो चीज़ें गलत हैं। ये समाज के कुछ जो पुराने जो पैटर्न बने हुए हैं डियर फ्रेंड्स, पहले क्या था कि पहले हमारा देश गरीब था। अंग्रेज जब आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ की कारीगरी सब कुछ यहाँ का फिनिश कर दिया, तहस नहस कर दिया। लगभग गांव में लोग रहते थे और लगभग सभी की कंडीशन एक जैसी थी, क्योंकि मेन जो ऑक्यूपेशन था, मेन जो धंधा था वो खेती बाड़ी का धंधा था। खेती बाड़ी से रिलेटेड जो धंधे थे वो भी खेती बाड़ी पर ही आकर टिकते थे। फॉर एग्जाम्पल, गांव में कोई लुहार था, कोई बढ़ई था, कोई नाई था, वो पैसे नहीं दिए जाते थे उन्हें उसके बदले अनाज दिया जाता था। कोई जुलाहा था जो मतलब खादी का जो कपड़ा बनाते थे, उन्हें भी अनाज मिलता था। लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थी। लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थी, सभी की हालात एक जैसी फटेली हालात थी। अब एक भाई तो गाड़ियों में चल रहा है, एक भाई के पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन रिवाज वही है पुराने वाले, वे बराबर करना पड़ेगा। अरे जब ये बराबर है, इनकी हैसियत है ही नहीं। पहले तो बराबर हैसियत होती थी उनकी, अब वो हैसियत चेंज हो चुकी है। तो ये जो पुरानी जो ट्रेडिशंस है, इनसे हमें बाहर निकलना होगा। अब मान लिया कि एक घर में, किसी घर में 3 भाई है, 3 बहुएं आई, 4 भाई है, 4 बहुएं आई, 2 भाई 2 बहुएं आई। अब जो 2 भाई हैं, 3 भाई, 4 भाई हैं, उन सभी का स्टेटस अलग है। उनका स्टेटस अलग है। एक बिजनेसमैन हो सकता है, एक दुकानदार हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, एक गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। सभी की कमाई अलग अलग है। और जो दुल्हने आई वो भी अपने एक अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आई है। कोई गरीब घर की है उनमें, कोई अमीर घर की है। तो कैसे मतलब वो इक्वल हो सकता है? अब अगर सास ये सोच ले कि मेरी बड़ी बहू ने तो 1000 रुपये का सूट दिया, छोटे वाली ने 300 रुपये का सूट दिया, इस वाला मुझे पसंद नहीं है, तो वो कितना फील होगा? पहले बराबर इसलिए किया जाता था, सभी की बैकग्राउंड ही एक जैसी थी, करते थे बराबर। ठीक था, वो उस समय ठीक था जो भी था। बट नाउ वी विल हैव टू चेंज द ओल्ड पैटर्न्स ऑफ लिविंग। जीने के पुराने पैटर्न सारे चेंज करने पड़ेंगे। एक क्या चीज़ पहले क्या होता था, जैसे बारात जाती थी तो पूरे अपने उनके जितना भी उनका नेटवर्क होता था, जो
निंधारी बोलते हैं हरियाणा में, निंधार नौंदा निंधार होती थी, जहाँ जो लिहाजी प्यारे सभी को बारात में लेके जाया करते थे, ठीक है। और फिर दूसरे के यहाँ शादी हो, वो भी ऐसा ही करता था। मैं उसकी बारात में गया था तो वो व्यक्ति लेके जाना जरूरी है, यानी कि बदला भी मैंने उसका खाया है, मुझे खिलाना पड़ेगा। भाई अब ये पैटर्न चेंज कर दो, अब इन पैटर्न में कुछ नहीं रखा। अब मान लिया आप किसी के गए बारात में गए, वहाँ पे अच्छा खासा खाना था, बढ़िया खाना था, पीने वाले को शराब भी मिल रही है, खाने वाले को चिकन, खाने वाले को चिकन, मटन खाने वाले को मटन, नॉन वेज को नॉन वेज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनका जुगाड़ है। आप चले गए, आपको बढ़िया एसी गाड़ी में बैठाकर बारात में ले गए, बट यूर कंडीशन इज डिफरेंट, आपकी कंडीशन अलग है। अब आप ये सोचोगे क्या कि भाई मैं तो इतने लोगों की बारात में गया हूँ, उन लोगों का ये खाया है, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। कर दोगे आप, और ना ही करना चाहिए। लेकिन पहले करते थे, क्योंकि पहले सभी नॉर्मल काम करते थे, सभी का एक हालात थी। अब आप नहीं कर सकते, उन चीज़ों को भूल जाए कि मैंने उसका खा रखा है, मैंने उसका मैं एहसान उतारूंगा। ऐसे एहसान नहीं उतरते। उसने खिलाया है शादी विवाह में, डियर फ्रेंड्स, उसे एक भंडारा समझो, और भंडारे का कोई बदला नहीं होता। वैसे तो शादी विवाह में भंडारा ही बोलते कि भंडारा है ये, भंडारा है तो फिर बदला किस बात का। अब भंडारा लगता है डियर फ्रेंड्स, उसमें कोई 10 रुपये देने वाला भी है भंडारे के नाम से, कोई 1000 देने वाला भी है, कोई 50,000, कोई लाख, 2 लाख, कोई करोड़ देने वाला भी है। सभी की अलग अलग कैपेसिटी है। तो वो जो सेम पैटर्न जो मंदिरों में या डेरों में जहाँ भी वो पैटर्न चल रहा, वही पैटर्न यहाँ अपनाओ ना। आपकी आप जितना शादी पे खर्च कर सकते हैं उतना ही करो ना। अब भी मैं तो इतनी शादियों में गया हूँ, उनका मैं बदला तारूंगा, नहीं उतरेगा। वो उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने लगा दिया। और वो आप सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर एहसान है, उन्होंने कोई एहसान नहीं कर रखा, कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, उनका जुगाड़ था, उन्होंने लगा दिया। अब आप उसको बोझ मत मानो कि बोझ है मेरे सिर के ऊपर, मैं बोझ उतारूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो नहीं सोचते, सिर्फ आप सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? बिकॉज आपके ये डीएनए में घुस चुका है कि ये इतने सालों से परंपरा आ रही है, ये आ रही है, निभाना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। कुछ नहीं होता, जो जैसी कैपेसिटी है उसी हिसाब से खर्चा करो। और मैं तो पेरेंट्स को भी एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप मान लिया लड़का बेरोजगार है, लड़की भी बेरोजगार है, आप उनकी शादी कर रहे हैं, बिल्कुल मैं नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, गरीब से गरीब के भी 5 लाख रुपए लग जाते हैं, जिसमें वो सोने के आभूषण नहीं बनवा सकता। 5 लाख रुपए की शादी में जो होती है नहीं बनेंगे। 5 लाख रुपए लड़के वालों ने लगाए, 5 लाख रुपए लड़की वालों के लग गए, 10 लाख रुपए हो गए। दोनों बेरोजगार हैं, दोनों के कर्जा हो गया 5-5 लाख रुपए का, उनके माँ बाप का। पहली बात, माँ बाप ने गलती कर ली कि 5 लाख रुपए कर्जा उठा के उसके ऊपर जो आपका नालायक बेटा है, जो कुछ नहीं कर रहा, उसके लिए आप 5 लाख रुपए उठा कर लाए। आप, जबकि आपको पता है कि ये कुछ नहीं करता, फिर भी आप उसके लिए 5 लाख रुपए उठा कर लाते हो। समाज क्या कहेगा? कुछ नहीं कहता समाज वो अब आपके जो कर्ज सिर के ऊपर हो गया है, वो समाज नहीं चुकता करने वाला, वो आपने उतारना है।
तो पहली मिस्टेक हुई। अगर आपने कर्ज उठा लिया 5 लाख रुपए, उधर से उठाए 5 लाख रुपए उधर से, बिल्कुल गरीब परिवारों की शादियों की बात कर रहा हूं मैं। और तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है 5-5 लाख रुपए की साड़ी लेके आती हैं, ऐसे भी हैं। और अंबानी के तो डियर फ्रेंड्स वही बात है, अंबानी की शादी में तो 1 करोड़ रुपए से तो किसी की ड्रेस कम नहीं थी। मैं उस लेवल तक की बात कर ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल छोटे तबके की बात कर रहा हूँ, जो हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ का मतलब समझते हैं? हैंड टू माउथ का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से जो अपना पेट गुजारा करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो 10 लाख रुपए उठा लिए, या तो भी लड़का कुछ कर सकता है, वो 10 लाख रुपए लड़के और लड़की के, या तो कोई प्रॉपर्टी खरीद के दे दो, ठीक है, अगर वो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, या फिर अगर उनमें कुछ हुनर है तो उनका कोई रोजगार चल सकता है 10 लाख रुपए में, वो करवा दो। वो जो 2.5-3 घंटे का जो नकली राजा बना बैठा है, नकली वो शेरवानी पहने राजा बना बैठा, हाथ में तलवार ले घोड़ी पर बैठा है, वो 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम है। फिर सारी उम्र रोने के अलावा कुछ नहीं बचना, क्योंकि घर में कर्ज, जिस घर में कर्ज होता है वहाँ भी वो पैसे मांगने वाले चक्कर काटेंगे। फिर वो आप लोगों ने जो झूठ बोल रखी थी वो लड़की के सामने आ जाएगी। फिर इनके तो पल्ले कुछ नहीं, बता कुछ रहे थे, है कुछ नहीं। बहुत जगह ऐसी झूठ बोली जाती है, लड़का चाहे दुकान के ऊपर काम कर रहा हो, सीधी डायरेक्ट दुकान ही उसकी बता देते हैं कि दुकान कर रखी है, चाहे वो वहाँ पे 8,000 रुपये में नौकरी कर रहा हो। भाई ऐसी सिचुएशंस में तो रिश्ते फिर नहीं टिकने वाले, किसी भी हालत में रिश्ते ऐसे नहीं टिकते। पहले वाला ज़माना जा चुका है, हमने हमारी सोच को बदलना होगा। जो पुराने जो तरीके हैं वे भूलने होंगे, क्योंकि वो ज़माने नहीं रहे। जो नई नई सांस बनी है या बनने वाली है, उनको भी मैं सुझाव देता हूँ कि लगभग मैं हर वीडियो में ही सुझाव देता हूँ, क्योंकि पहली बात तो कि हर वीडियो हर व्यक्ति तक जाए कोई ज़रूरी नहीं। ये वीडियो किसी के आगे जाएगी, कल वाली किसी के आगे जाएगी, या सेम उसी व्यक्ति के आगे जाएगी तो भी दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा। कि हर सास ससुर को ये सोच लेना चाहिए कि जो आपके घर दुल्हन आ रही है वो आपकी सेवा करने के लिए नहीं आ रही। नंबर 1 बात है, ये कड़वी लगेगी कि हमने तो क्या लड़का इसीलिए पाला, तो उन्होंने भी लड़की पाली है। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आपकी सेवा हो जाएगी, अन्यथा उम्मीद न करें कि दुल्हन आएगी, बहू आएगी, मेरे पैर दबाएगी, मेरा ये करेगी, मेरा वो करेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो पहले होता था। पहले ही अपने आप को बदल के रखें, पहले ही सोच लें कि ज़माना बदल चुका है। अब जो लड़कियां दुल्हन बन रही हैं डियर फ्रेंड्स, ये लड़कियां सुबह उठते ही सबसे पहले बाथरूम में जाके स्नान करती, स्नान करने के बाद अपना बस्ता उठाती, स्कूल में चली जाती, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पे चली जाती या घर बैठ के स्कूल का काम करती। और मोबाइल देखते देखते उन्हें नींद आती है। उनका पैटर्न ये है, आप ये भूल जाओ कि मैं जैसी दुल्हन आई थी उसी तरीके से होगा।
अब नहीं होने वाला। अब बहुत जगह क्या होता है कि जैसे पहले क्या था डियर फ्रेंड्स, जगह बहुत ज़्यादा होती थी, आदमी कम थे, जगह ज़्यादा थी। ये एक अलग बात है कि कई भाई होते थे, लेकिन जनसंख्या तो कम थी। भाई ज़्यादा होते थे, बहनें ज़्यादा होती थी, सास ससुर होते थे, तो डियर फ्रेंड्स रहने के लिए जगह बिल्कुल थोड़ी होती थी। अब चाहे जगह थोड़ी है बट रहने के लिए अलग अलग से व्यवस्था तो कर रखी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले बुजुर्ग होते थे जो बूढ़ा बूढ़ी, बूढ़ी तो चलो घर में रहती थी, लेकिन बूढ़ी भी किसी भी तरह मौका लगा के बूढ़े के पास चली जाती थी। यही कारण है कि सासू भी जापे में होती थी और बहू भी जापे में होती थी। और अब उन औरतों से अगर बात की जाए ना, वो कहेगी अब तो जमाना खराब आ गया। यार तुम्हारा जमाना कौन सा सही था? तुम्हारे तो बेटे की भी बहू आई हुई थी, तुम फिर भी बूढ़े के पास जाती थी और यहाँ ज्ञान पेलती। हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो ऐसे नहीं थे। तो ये 15-15, 20-20 बच्चे जो होया करते थे वैसे हो जाते थे, अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। बस सिर्फ ये कि हम तो ऐसे काम करती थी, हमने ऐसे काम करती थी। भाई वो काम ही नहीं रही, तुम क्या करती थी, कैसे करती थी, वो पैटर्न चेंज हो गया। अब तुम तो सुबह उठते ही घर में आटा पीसा जाता था हाथ से, तुम तो वहाँ चक्की के ऊपर बैठती थी, 1-1.5 घंटा पूरा आपकी कसरत होती थी। अब क्या जरूरत है? तुम जो करती थी वो काम नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलें। ये झगड़े भी घरों में इसीलिए हो रहे, क्योंकि जैसे जगह कम है, वहीं पे कम जगह में 5-5, 4-4 कमरे बना रखे हैं। उसी कमरे में, बराबर वाले कमरे में बहू और लड़का सोया हुआ है। माँ देखेगी, मतलब लड़की की सास देखेगी। हमने तो ऐसा कौन देखा, हमने तो ऐसा करा कौन नहीं। पर तुम करोगे कैसे जब कमरे ही नहीं थे? कैसे करोगे? बोले तो दरवाज़ा बंद रखा है, और दरवाज़ा खोल के न करेंगे। ये जो कुछ करना है दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे, बोला दरवाज़ा बंद कर दिया। इन्हीं छोटी छोटी बातों से डियर फ्रेंड्स गृहस्थी में कलह धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बहुत आगे तक बढ़ जाता है। छोटी सी बात से शुरू होगा, और सास शुरू करती है, ऐसी बात से शुरू करेगी जिस बात का कोई लॉजिक नहीं। खाने की बात हुई, भाई बहू को तो खाना, सब्जी को नहीं बनानी है, बस यही बात ले लेके। अरे बहू को सब्जी बनानी आती है, बट वो टेस्ट आपको फिट नहीं बैठ रहा, तो इसमें बहू का दोष नहीं है। जिस तरीके से जितना नमक आप खाती हैं, जितनी मिर्च आप खाती हैं, वो आपको पता है, बहू को नहीं पता। लेकिन उसे कहेगी कुछ नहीं करना आता, क्या सिखाया है तेरी माँ ने? उसकी माँ ने वो सिखाया जो उसकी माँ जिस टेस्ट से वो खाती थी। अब तुम्हारा टेस्ट अलग है। अब अगर तुम्हारा टेस्ट अलग है तो ये आपकी जो बहू आई है, नई नई जो बहू आई है, उसे क्या पता? और वो तुम्हारे टेस्ट का खाना क्यों बनाएगी? क्यों बनाएगी आपके टेस्ट का खाना? वो तो अपने जो जैसा उसे बनाना आता है वैसा बनाएगी। अगर आपने अपने टेस्ट का खाना खाना तो आप अपना अलग से बना ले। फिर अलग से पे बात आती ही कि मैंने, मेरा बेटा इसीलिए आपके लिए बनाया था, पाला, पढ़ाया, लिखाया, शादी करी। बे एहसान करे उस बहू के ऊपर, एहसान कर रही है क्या कोई? भी मैंने, मेरा बेटा जामिया पेट पढ़ के ने, फिर ये पढ़ाया,
लिखाया, इतना खर्चा किया, मैंने दिहाड़ी मजदूरी की, मैं खेतों में कमाई, तो फिर इसमें इस जो बहू आई है इसको क्या सुना रही है तुम? शादी भी तो तैने की है, क्यों की तने शादी? तू तेरे बेटे ने ले बैठी रो रहा, क्यों बिचौलियों के पास घूमी तू, हमारे लड़के का रिश्ता करवा? थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो नई जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है, इनके विचारों को मैच करना बड़ा टेढ़ा काम है। अब उसमें लड़का फंस जाता, माँ की कहूँ या घरवाली की कहूँ, या दिक्कत आ जाती है। बहू की बात, बहू की तरफ से ये कह दे बहू ठीक है, तो एक वर्ड और चल रहा है, ये तो बहू का गुलाम है। तुरंत तुरंत रिप्लाई आएगा, इसने तो या दिखा है, मन ने इसका तरीका ना करे। मैंने पढ़ा पूछा, अरे आप एहसान नहीं कर रहे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस रहा है, वो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा कि कोई एहसान कर रही। दैट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। पैदा किए हैं तो पालने पड़ेंगे, और कौन पालेगा? पड़ोसी आएगा पालने के लिए। मतलब इंटरकोर्स, एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट आप करते हैं, संभोग का मजा आप लेते हैं, बच्चे आप पैदा करते हैं, पालेगा कोई दूसरा? कोई दूसरा आएगा पालने के लिए? पड़ोसी ने क्या पड़ी? पड़ोसी के तो बच्चे हैं नहीं। अगर पड़ोसी के है तो फिर सीधा बोल दो भाई पड़ोसी के हैं, जो तेरा बाप है ये तो वैसे ही था, सीधा स्पष्ट बता दो। भाई माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चे पालना, बड़े करना, और जो ही उनकी शादी हो जाती है बच्चों की, तो उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब ये आपका बेटा सिर्फ आपका बेटा नहीं है, ये किसी का पति भी बन चुका है। अब इसकी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को का पेट भरने की भी है, अगर वो कुछ नहीं कर रही तो। अब उसके भी बच्चे होंगे, उसकी और भी टेंशन है, आप मत टेंशन दो इसे। लेकिन कौन समझाए? इसीलिए थोड़ा थोड़ा विषय में इस विषय पर काम कर रहा हूँ भी, कभी न कभी कोई ना कोई तो अपनी बात को एक्सेप्ट करेगा। एक वीडियो से अगर एक व्यक्ति का जीवन में थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो मैं मेरे एफर्ट्स को, मैं मेरे इंडेवर्स को सफल समझूंगा कि मैंने जो प्रयास किया, जो प्रयत्न किए, वे सफल हैं। और यहाँ से मुझे ये नहीं कि कुछ हासिल होना, बट हासिल भी यहीं से होगा, क्योंकि जब मेरा कर्म ही ये है, हासिल भी यहीं से होता है। हर व्यक्ति का कर्म होता है। अब दूसरों को तो मैं कुछ करता दिखाई नहीं देता, भी ये कुछ नहीं करता, पूरा दिन अपने ऐश आराम से जिंदगी काट रहा है, 24 घंटे सर के ऊपर पंखा चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं। भाई मैं भी मेहनत करता हूँ, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, नहीं मत दिखाई दो, ये भी तो मेरी मेहनत है, मैं बोल रहा हूँ। और इस बोलने के लिए डियर फ्रेंड्स, बोलना कोई आसान काम नहीं है। हर बंदे में दम नहीं होता कि बोल जाएगा, वो 5 मिनट में हवा निकल जाती है।
और मास्टर सुखविंदर को कहा कि हवा 5-5 घंटे कंटिन्यू बोलने से भी कोई असर नहीं पड़ता। तो ये क्या ये मेरी मेहनत नहीं है? क्या ये मेहनत रंग नहीं लाएगी? मैंने कल की लाइव में बताया था, अगर किसी साथी ने नहीं सुना हो या दोबारा सुन रहा है कोई बात नहीं, कि आप और किसी चीज की ओर ध्यान ही मत दो, किसी से आप उम्मीद ही न करें। क्योंकि दुखों का कारण क्या है? व्हाट्स द मेन रीजन ऑफ आवर सोरोज? हमारे दुखों का मेन कारण क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें। हम उम्मीद लगा लेते हैं। बेटा हुआ, बेटे से उम्मीद शुरू कर दी, बेटा बड़ा होगा, बड़ा होके ये बनेगा, बेटा दुल्हन लेके आएगा, फिर ये होगा। ये क्यों उम्मीद लगाते हो? क्या पता आपका बेटा संत प्रवृत्ति का हो? क्यों उम्मीद करते हो? आपको क्या पता आपका बेटा क्या बनेगा बड़ा होकर? उम्मीद ही न करो। किसी यार दोस्त की अगर आपने हेल्प कर दी और आपको जरूरत पड़ी और वो इनकेपेबल है आपकी मदद करने में, वो आपकी मदद नहीं कर सकता, आपके दिमाग में फौरन ये चीज आएगी, मैंने इसके लिए वो किया और आज मुझे जरूरत पड़ी, आज मना कर गया। बट यू डोंट नो इन विच सिचुएशन ही इज लिविंग एट द सेम टाइम। लेकिन आपको उस चीज का तो नहीं पता कि उसी समय वो किस हालात में जी रहा है। उसका मन करता है आपकी हेल्प करने का, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, भूलता कोई भी नहीं है, कोई नहीं भूलता। और जो भूल जाता है उसे भूल जाने दो। आपके मान लिया बहुत सारे लोग कहते मेरे पैसे फंस गए, पैसे फंस गए, उसको इतने दिए, उसको इतने दिए, वो वापस नहीं आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिसको पैसे दिए वो पैसा आपको वहीं से मिलेगा। और ये सोच के किसी को पैसे देना भी मत, विशेष तौर पर फ्रेंड सर्कल में और रिलेशनशिप्स में, रिश्तेदारियों में, यारी दोस्ती में। ये इस उम्मीद पर किसी को पैसे मत दें कि वापस मुझे यहीं से पैसा मिलेगा। हो सकता है न मिले, इतनी कैपेसिटी रखो। मैं ये नहीं कहता कि मदद न करें। इफ यू आर इन कंडीशन ऑफ हेल्पिंग अदर्स, नॉट ओनली योर फ्रेंड्स एंड relatives but also to the whole world। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मालिक ने आप इस काबिल बनाए हैं कि आप न केवल अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, बल्कि पूरी दुनिया की मदद कर सके, तो आपने थैंकफुल बोलना चाहिए भगवान को कि मालिक मैं आपने इस काबिल बनाया हूँ कि मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। तो आपकी जो कंडीशन है, यानी कि जितनी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो मालिक 100 गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप रोना रो रहे हैं, कुछ नहीं होगा फिर। क्योंकि यूनिवर्स हमें कौन सी चीज देता है? जिस चीज में हमें खुशी मिलती है। हमें जिस चीज में खुशी मिलेगी हमें वो यूनिवर्स उपलब्ध कराएगा। आप इससे जो चीज मांगना चाहे मांग सकते हैं, इसके दरबार में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो कैसी हैं? अब अगर आपका पड़ोसी गाड़ी लेकर आया है, आपके घर में गाड़ी नहीं है, यू विल फील जेवलिसी। आपके जेवलिसी हो रही, ईर्ष्या पैदा हो रही, और बाहरी मुंह से बोल रहे हैं बधाई हो आप गाड़ी ले आए। वो बधाई कहीं नहीं जाती, बिकॉज विदाउट फीलिंग, भावना के बिना यूनिवर्स नहीं समझता, ना ये आपकी भाषा समझता वो।
वो आपकी भाषा नहीं समझता। दुनिया में इतनी भाषाएं वो नहीं समझता। इस पृथ्वी पर अच्छी बुरी सभी प्रकार की चीज़ें उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारी चीज़ें उसी ने बनाई है। तो जो चीज़ें सारी उसी के द्वारा बनाई हुई है तो उसने तो सारी चीज़ अच्छी लगती। कौन सी चीज़ ऐसी है जो यूनिवर्स ने पैदा नहीं की हो, जो प्रकृति ने न बनाई हो, तो इसलिए उसे तो सारी चीज़ अच्छी लगती है। अब आपको क्या अच्छा लगता है वो आपकी फीलिंग्स बताती है, और आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स में फैलती है, और जो आपके विचार का व्यक्ति होगा वहाँ तक आपका थॉट पहुँच जाएगा, और आप जो चाहते हैं वो चीज़ हाजिर हो जाती है। मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, आज पुनः एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करें कि कोई बीड़ी सिगरेट पीता है और बहुत लत है पीने की, ट्रेन में बैठ गया बट बंडल या सिगरेट का पैकेट खरीदना भूल गया। थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि उसे तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, उसे तो धूम्रपान का आदी हो चुका, लत लगेगी, आत्मा तिलमिला उठेगी उसकी। 100% आधे घंटे में कोई न कोई उसे बीड़ी पीता होगा तो बीड़ी पीने वाला दिखाई दे जाएगा, सिगरेट पीता हुआ तो कोई न कोई सिगरेट पीता दिखाई देगा, और वो उठेगा और कहेगा भाई साहब एक बीड़ी दे दो, और उसको बीड़ी मिल जाती है। ये है यूनिवर्स का खेल। वो आपको तड़पने नहीं देता किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए तरसने नहीं देगा। आपको वो चीज दे देगा। आप चाहे कितना भी बड़ा अपना ड्रीम गोल डेस्टिनेशन बना ले, यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ते खोलने स्टार्ट कर देगा। 100% रास्ते खुलेंगे। बट इफ आपके मन में खोटा होगा तो आपके पास आया हुआ अवसर भी आप खो देंगे। अगर आप बैड फीलिंग रखते हैं, आप आंख बंद करके आगे निकल जाएंगे, आपको हाथ ही नहीं लगेगा, बिकॉज आप उस चीज के कैपेबल नहीं है, आप उस चीज को नहीं चाह रहे दिल से। अब बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने पढ़े, भाई कोई गरीब नहीं रहना चाहता, लेकिन गरीब है दुनिया तो, लेकिन कोई नहीं रहना चाहता। भगवान अमीर क्यों नहीं करता? कोई अमीर, वो जो कहते हैं अमीर वाली फीलिंग तो नहीं है उनमें। जो दूसरे अमीर लोग हैं उन्हें तो वो गाली बकता है, उसका दिमाग में जो प्रोग्रामिंग है वो तो ये है कि पैसा तो खराब होता है, पैसे घर में आने से मतलब बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों को पैसे देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसके दिमाग में तो ये चीज़ है, तो मालिक क्यों देगा उसके हाथ में पैसे? क्योंकि उसके जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, पैसे के प्रति उसे नफरत भी है और वो चाहता भी है। पैसे चाहता भी है और नफरत भी है, तो मालिक कौन सी चीज़ करेगा उसके साथ? जो चीज़, जिस चीज़ से आप नफरत करते हैं उस चीज़ को तो दूर रखेगा। अब पूरी दुनिया अंबानी अडानी इनको कितनी गालियां बकते हैं, तो उनके मुकाबले में जाके दिखा दो ना, उनके जैसे बन ही नहीं सकते आप। आपकी कौन सी पुश्ते बीत गई, नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि आपको उनसे नफरत है। नफरत है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आनी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ऐसे अवसर पैदा ही नहीं करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। वैसे मेरा लाइव आने का समय होता है दिन में 1 बजे, बट आज कुछ गेस्ट आ गए थे, इस वजह से मैं 1 बजे लाइव नहीं आ पाया।
तो फिर मैंने सोचा भाई अपना जो कर्म है वो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। कई बार शेड्यूल बिगड़ भी जाता है, गांव पे होते तो मैं कह देता भाई जाओ, बट बाहर से आए हुए थे तो मैं उन्हें नहीं कह पाया, इसलिए मैं 1 बजे लाइव नहीं आ पाया। नहीं, मेरा प्रॉपर जो टाइम है दिन के 1 बजे का, और दिन के 1 बजे का टाइम मैंने इसलिए निर्धारित कर रखा है कि जॉब करने वालों का लंच होता है 1 बजे, मजदूरी करने वालों का लंच होता है 1 बजे, और बिजनेसमैन अपन कोई सुने को नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। इसलिए मैंने 1 बजे का फिक्स कर रखा है। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।